कुछ नहीं है। हेलो हेलो हेलो, जरा बताइए, आई आवाज? कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। हेलो। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आवाज क्लियर है। मंजू जी, आप क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए। देखिए, अगर कुछ दिक्कत की वजह से कोई बटन यहाँ क्लिक नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत आई है, तो मैं इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है, इससे पहले पहले की जो भी समरी है, वो मैं यहाँ एक बार डाल दूंगा और उसको सारांश में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो आप बाद में इस क्लास को देख लेना। अब आते हैं हम बात। चलिए, एक बार मैं थोड़ा सा सारांश में आपको यहाँ बता दूं, अगर आवाज़ नहीं आ पाई है तो बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्के में शॉर्ट शॉर्ट में सारांश में आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ बताया था सेक्शन 2 तक हम इससे पहले के वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, और सेक्शन 3 हमें यहाँ पढ़ाना था, और सेक्शन 3 में जो बताया गया है वो डायरेक्शन या निर्देशों का अर्थ लगाया जाना बताया गया है। निर्देशों का अर्थ क्या है? निर्देशों का अर्थ वह होता है जिसमें कि किसी भी न्यायालय के द्वारा जो डायरेक्शन या कोई ऑर्डर जो जारी किए जाते हैं, वो जो ऑर्डर जारी किए जाएंगे वो किन न्यायालयों के संदर्भ में समझे जाएंगे। अगर इस संहिता में किसी वर्ड में प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट शब्द को प्रयोग किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जाएगा, तो वो मजिस्ट्रेट का अर्थ सामान्य क्षेत्रों में और महानगर क्षेत्रों के संदर्भ में किस तरह लगाया जाएगा। तो अगर मजिस्ट्रेट वर्ड कहीं यूज किया गया है तो वो साधारण क्षेत्र, साधारण नगरों में वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में माना जाएगा, और अगर महानगर क्षेत्र की बात आती है तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र के संदर्भ में माना जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में माना जाएगा। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का उल्लेख है कहीं, तो अगर साधारण जिलों की बात की जाती है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और अगर महानगर क्षेत्र की बात की जाती है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ध्यान से समझिएगा कि जो महानगर हैं, महानगरों में केवल दो प्रकार के, एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, और एक वहां पर CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महानगरों में जो कार्य करते हैं वो हमारे यहाँ जो साधारण जिलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास करते हैं। तो द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अर्थ सामान्य क्षेत्रों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही माने जाएंगे, लेकिन महानगर क्षेत्रों में इनका जो मीनिंग रहेगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही रहेगा। इसी तरह से अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आती है, CJM, तो CJM के संदर्भ में ये जो मीनिंग है, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ, ठीक है, जो CJM जो कि साधारण नगरों में आते हैं वो CJM रहते हैं, और जो
मुख्य जो महानगर क्षेत्र हैं उनमें उनका जो मीनिंग माना जाएगा वो CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट की पोजीशन को आज की स्थिति में समाप्त कर दिया गया है और तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के पद को द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सेकंड क्लास तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्रों में नहीं है, वही द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं जिनको कन्वर्ट करके द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में लाया गया है। ठीक है, तो तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट का अर्थ महानगर क्षेत्र के संबंध में कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी यानी कि जो पहले आज जो महानगर हैं वही पहले प्रेसिडेंसियां होती थी। तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का जो मीनिंग है महानगर क्षेत्र के संदर्भ में महानगर मजिस्ट्रेट, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का अर्थ वही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंसियां क्या है, प्रेसिडेंसियां वो हैं जो कि पहले प्रेसिडेंसियां थी, आज जो महानगर है। ठीक है, तो पहले संहिता में कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कहीं प्रेसिडेंसी का यूज किया जाता है तो प्रेसिडेंसी के यूज में हम इसको मानेंगे इन वर्डों को। ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी मंजू जी, आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है, पूरा वीडियो जो मैंने जितना पढ़ाया है उससे पीछे पीछे का यहाँ तक का देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं फिर क्लास ले लूंगा। तो सिंपल में समझिए कि विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के पद निर्देश का अर्थ जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। महानगर क्षेत्र के बाहर वही जो टेबल थी उसी को मैंने जो नीचे जो सेक्शन है पूरा सेक्शन 3 उसको मैंने सारांश रूप में टेबल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संदर्भ, महानगर क्षेत्र से बाहर यानी साधारण क्षेत्र के संबंध में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रति जो निर्देश है वो लगाया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र के प्रति रूप में निर्देश लगाया जाएगा। महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संदर्भ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। महानगर क्षेत्र नहीं है, महानगर क्षेत्र से बाहर की बात है, यानी साधारण क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर जगह होते हैं, किसकी ऑफिस में किसके कार्यालय में कोर्ट में जा रहे हैं वकील साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा रहे हैं, जीएम की कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएम वर्ड यूज किया जाता है महानगर क्षेत्र के संदर्भ में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति। और अगर वही बात महानगर मजिस्ट्रेट की आती है तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब वहाँ क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से चलते हैं। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात आती है तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का कार्य भी ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हमारे यहाँ साधारण क्षेत्रों में रहते हैं, और महानगर क्षेत्रों की बात करें तो वो महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कार्य करते हैं वहाँ पर। तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ महानगर क्षेत्र के संदर्भ में ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति और महानगर क्षेत्र के संदर्भ में महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक, महानगर क्षेत्र के बाहर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और महानगर क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ साधारण जिलों में, और अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बस केवल वहाँ पर 2 ही पोस्टें हैं जो कि निचली अदालत में यहाँ जो साधारण जिलों में ज़्यादा रहती हैं, केवल 2 पोस्टें हैं, CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जो कार्य हमारे यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जो कार्य साधारण जिलों में CGM करते हैं वो काम या वो नाम वहाँ पर CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का है, और जो कार्य हमारे यहाँ पर साधारण जिलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास करते हैं वहाँ उनका अर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनका केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से है। बस उनके नाम 1 2 3 4 करके उसमें आगे उनको काउंट किया जाता है, और इस तरह से हम वहाँ की अदालतों को समझते हैं। तो यहाँ जो भी वर्ड मीनिंग आपको दिए जाएंगे उनके अर्थ यहाँ सिंपल रूप में आप इसको समझ सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ महानगर क्षेत्र के संदर्भ में ये लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल को एक बार समझ लीजिएगा, टेबल के बाद में फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा जितना मैंने समझाया है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तक हो गया था। अब बात आती है, इसका मैं सबसेक्शन 4 पढ़ा रहा था। सबसेक्शन 4 है कि जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, ठीक है, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित। संहिता से भिन्न, एक मिनट, अब देखिए, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित। संहिता से भिन्न किसी, यानी कि इस संहिता की बात नहीं की जाए, संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन
अगर जहां पर सीआरपीसी लागू नहीं है, ठीक है, या जो जो भी कार्रवाई है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ना होकर के किसी अन्य अधिनियम के तहत की जा रही है, यानी कि उस विधान में या उस लॉ में ये प्रोविजन है किए जाने का, तो जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से, ठीक है, संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट अपनी पावर का प्रयोग कर रहा है, वो किन मामलों से संबंधित है? ऐसे मामलों से संबंधित है जिसमें कि साक्ष्य का अधमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई भी ऐसा निश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की अन्यथा इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या उसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, तो वहां वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जा सकेंगे। तो ऐसे कार्यों को के मामले में जो पावर दी गई है वो जो जेएम को दी गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई है। जहां कोई भी ऐसा मामला, देखिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के तो कार्य उन्होंने डिसाइड कर दिए, लेकिन अगर कहीं कुछ अतिरिक्त भार या अतिरिक्त कोई भी कार्य वाली बात आती है तो वो ऐसे मामले ट्रांसफर किए जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या जेएम के न्यायालय में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें कि साक्ष्यों का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति अथवा इन्वेस्टिगेशन, जांच विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो अगर ये कहीं कुछ ऐसी स्थिति, कोई ऐसा केस आया है जो इससे संहिता किसी अन्य विधि के अधीन है और अन्य विधि के अधीन वहां पर उसके ट्रायल के संबंध में या उसके इन्वेस्टिगेशन के संबंध में या उसकी इंक्वायरी के संबंध में कोई बात है, तो ऐसे मामलों को जो ट्रांसफर किया जाएगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में किया जाएगा। या जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिंग टाइप का कोई मैटर है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का कोई मामला है, तो वो तो हो गई किसी व्यक्ति के संबंध में इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण को लेकर के। और अगर मामला कुछ ऐसा है कि जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया, अनुज्ञप्ति यानी कोई डिक्री, ठीक है, किसी डिक्री का अनुदान, किसी डिक्री का निलंबन या उसका रद्द किया जाना, अभियोजन को मंजूर दिया जाना या अभियोजन को वापस लिया जाना, वहां वे यथापूर्वक के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे कार्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात वहां खत्म हो गई। अब ऐसे कार्य जो कि प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकृति के होते हैं, तो जैसे किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में, किसी डिग्री के निलंबन या उसके रद्द किए जाने के संबंध में, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन को वापस लिए जाने के संबंध में, तो वहां वे यथापूर्वक के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो ऐसे कार्यों को फिर किसके द्वारा जो निपटान किया जाना है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाना है। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? वो इस पर गड़बड़ कर दी। हेलो 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 हेलो। चलिए देख के बताइएगा एक बार जो है। नहीं आ रही? एक मिनट, सब कुछ ओके है। हेलो 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 हेलो।
देखना, बताइएगा आई कि नहीं आई। बताइए जरा, आवाज आई कि नहीं आई। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए कोई नहीं, मैं ये देख करके इसको ठीक करेंगे, कुछ इसमें दिक्कत हो सकती है, तकनीकी है। अब देखिए कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों के विचारण के संबंध में सेक्शन 4 बात करता है। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन, तो भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड, और इंडियन पिनल कोड से हट करके और कुछ मामले और आते हैं, ठीक है, जैसे एनडीपीएस एक्ट का हो गया, गैम्बलर एक्ट का हो गया। तो इन मामलों में यानी जो अन्य विधियां, ठीक है, अन्य विधियों के अधीन जो अपराध हैं उनके संबंध में होने वाले अपराधों के ट्रायल के संबंध में यहाँ ये सेक्शन 4 क्लियर करता है। क्या कहता है सेक्शन 4? जरा आवाज के संबंध में बताइएगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका जो सबसेक्शन 1 है ये कहता है भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड के अधीन सब अपराधों का इन्वेस्टिगेशन 109 से अपराधों का जो वर्गीकरण है वो आपका सूची अनुसूची जो शेड्यूल फर्स्ट बना हुआ है, उस शेड्यूल फर्स्ट में इनका पूरा टोटल वर्गीकरण दिया गया है। तो 109 से लेकर के और 511 तक जितने भी आपके अपराध हैं सेक्शन 109 से के अधीन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहली प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद इंक्वायरी की है, उसके बाद ट्रायल की है। तो सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयां, ठीक है, अपराधों का जांच किया जाना, उनका ट्रायल किया जाना और उनके विचारण किया जाना, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी और ट्रायल और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयां। अब इतने कार्य होने के बाद क्या कार्रवाई बची? कार्रवाई बची कि जब इस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, दंड सुनाया जाएगा न्यायालय में, दंड सुनाया, विचारण कंप्लीट हो जाएगा, दंड सुनाया जाएगा, दंड सुनाए जाने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन कराना है। अगर मृत्युदंड है तो उसको फाइल को हमें हाईकोर्ट को भेजना है उसके दंड के संबंध में प्रश्न को सुनने के लिए, हाईकोर्ट भेजना है, हाईकोर्ट से वापस आएगी, जब तक वो हाईकोर्ट से वापस नहीं आती है तब तक उस व्यक्ति को जेल के सपोर्ट करना है वारंट के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति जिसको सजा हो गई है वो अपनी सजा से संतुष्ट, जो दी गई है उसको सजा, उसके संबंध में वो अपील करना चाहता है तो अपील का प्रावधान है, रिवीजन करना चाहता है तो रिवीजन का प्रावधान है, ठीक है। तो सभी कार्रवाइयां, तो जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां, वो नहीं चाहता, वो व्यक्ति चाह रहा है कि सब ये मामला या छोटे यहाँ जो न्यायालय है इस न्यायालय के द्वारा उसे नहीं है कोई विश्वास कि वो किस तरह से चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हाईकोर्ट में भी इसके संबंध में जा सकता है। तो इसके पश्चात कार्रवाई, इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के, तो इसमें किसके? सेक्शन 4 के बाद में जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई चलाई जाएगी। किसके संबंध में? इंडियन पिनल कोड के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में। सबसेक्शन 1 इसका ये कहता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन। अब बात आती है अन्य विधि के अधीन, तो अन्य विधि के मामले मैंने आपको समझाया था कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची का सेकंड पार्ट बना हुआ है, ठीक है, पहली अनुसूची के सेकंड पार्ट में जाइएगा और वहां लिखा हुआ है अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। देखिए मैं आपको ये है सेकंड शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट है ये है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं आप इसको,
कि अन्य विधियों के विरुद्ध, अन्य विधियों के अधीन अपराधों के विचार के वर्गीकरण दिया हुआ है। ट्रायल कौन किसके द्वारा किया जाएगा, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा समझिएगा कि किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयां। तो अन्य विधि के अधीन, अन्य विधियों में मैंने आपको बताया था कि आईपीसी को छोड़ करके जहां भी जिस अपराध के, जो भी कोई अपराध है जो आईपीसी में कन्वर्ट, आईपीसी में नहीं दिया गया है, उसके अलावा जो अपराध किसी अन्य अधिनियम के तहत किए गए हैं, ऐसे सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन किया जाना, उनकी जांच किया जाना और उनका ट्रायल और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई, वही अपील, रिवीजन, दंड का निष्पादन किया जाना। ठीक है, अन्य कार्रवाइयां इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों की अन्य कार्रवाइयां इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु लगा दिया, किंतु ऐसे उपबंधों के इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए की जाएगी। यानी कि जो प्रोविजन इसमें सीआरपीसी में आपका दिया गया है, सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजन के अनुसार हम, उन्होंने सेकंड शेड्यूल के, फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में हमको बता दिया कि वो जो अपराध हैं जो अन्य विधियों के अधीन किए गए हैं, उनका जो ट्रायल है वो कौन कौन कैसे कैसे करेगा। ठीक है, ये देखिए 6वें कॉलम में साफ लिख दिया है कि किस न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, इनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, वो जब किया जाएगा जबकि उस अन्य विधि में उस अपराध की प्रोसीडिंग के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर उसमें प्रोविजन है तो फिर हम जो विचारण, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या अन्य कोई जो प्रावधान है सजा का, अपील का, रिवीजन का, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि उस अधिनियम में अगर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो हम उसे फिर इस सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही करेंगे कि किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इन्हीं उपबंधों के अनुसार। ठीक है, इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु किंतु ऐसे अपराधों के इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों की रीति या स्थान, तो उस कार्रवाई की रीति क्या है, वो कार्रवाई किस स्थान पर, ठीक है, हो सकता है उसके संबंध में कोई अलग प्रोविजन हो कि भाई इसके संबंध में जो ट्रायल है वो वहां किया जाएगा। ठीक है, रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियम के अधीन रहते की, अगर उसके अंदर उस दूसरे एक्ट में, दूसरे उस अपराध के लिए अगर कोई प्रावधान ये है कि साहब ये जो मामला है, मान लीजिए पॉस्को एक्ट से संबंधित लेकर होकर के आ गया, या किसी महिला के साथ हुए किसी अनैतिक किसी कृत्य के संबंध में, जो कि महिलाओं के नैतिक तथ्य से संबंधित कोई प्रावधान है, एक्ट है, और उसमें उन महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ अलग से ये व्यवस्था है कि साहब ये जो मामले हैं महिला अदालत के द्वारा सुने जाएंगे। ठीक है, या किसी बंद कमरे में कार्रवाई की जाएगी, अगर उसमें लिखा हुआ है तो हम उस उतनी बात को वहां से ले लेंगे कि महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, बंद कमरे में की जाएगी, केवल 2 ही लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, जो जो अभियुक्त है वो उपस्थित रहेगा और जो विक्टिम है वो उपस्थित रहेगा। तो हम उस बात को वहां से लेते हुए बाकी जो प्रोविजन है हम इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोविजन सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो अन्य विधियों के अधीन अपराधों के विचारण के संबंध में केवल सारांश रूप से बात यह है कि सभी कार्रवाइयां वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। अगर उसमें प्रोविजन नहीं है, ठीक है, उस अधिनियम में प्रोविजन नहीं है, तो फिर सभी कार्रवाइयों का जो ट्रायल है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। व्यावृत्ति, इससे प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवर्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा वेद किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। या तो उसमें प्रोविजन है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर यहाँ जो कार्रवाई है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। यही इसका सारांश है कि इसमें इससे प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवर्त, इस संहिता की सीआरपीसी की कोई भी बात तत्समय प्रवर्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी भी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो यहाँ जो सीआरपीसी अगर उसमें प्रोविजन दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, फिर यहाँ पर ये सीआरपीसी उस पर जोर नहीं डालेगी।
ठीक है। तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता का या शक्ति का या उस विधि के द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर। ठीक है, क्लियर कर दी गई ये बात कि अगर उसमें प्रोविजन है तो उसमें दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही कार्रवाई चलेगी। फिर वहां पर हम इसके अकॉर्डिंग जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के की प्रक्रिया को वहां प्रयोग नहीं करेंगे, वहां उसकी अपनी जो प्रोसीजर है वही चलेगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये पूरा इतना? ये सेक्शन आज के लिए क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रही, कल से थोड़ा सा और इसको जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है इसको प्रयास करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए क्लास में बीच में, जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो। तो यहाँ हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि सेक्शन जो 3, 4, 5 तक का पूरा हमारा ये क्लियर हो चुका है। आज का ये वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, आप उसे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जो 2 तरह की क्लासेस रहती हैं, एक आप स्क्रॉल करेंगे अपने बैच को तो बैच में एक तो वीडियो का कॉलम रहता है और एक लाइव क्लास का कॉलम रहता है। ठीक है, लाइव क्लास का कॉलम रहता है, एक वीडियो का कॉलम रहता है। तो हम यहाँ इसे वीडियो में जाकर के इसकी रिकॉर्डिंग को हम अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, अगर यहाँ इस क्लास में दिक्कत रही है, हाँ रही है, मानते हैं थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आई है कहीं कहीं। देखिए कुछ एमसीक्यूज यहाँ देख लेते हैं हम। मैंने जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज। देखिए जमानती अपराध, जमानती अपराध क्या है? जमानती अपराध वो है जो कि प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जो पहली अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध अपराध है और तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा जमानती है। तो ये जो जमानती अपराध की जो डेफिनेशन है, उस पूरी डेफिनेशन में ये पूरी बात लिखी हुई है कि ऐसे अपराध जो कि जिनको पहली अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है और जो अजमानती नहीं है, ठीक है, अजमानती अपराध से भिन्न है। ठीक है, गैर जमानती नहीं है, वो जमानती है और तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा उसको जमानती बनाया गया है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका क्लियर हो जाएगा। संघीय अपराध क्या है? संघीय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस जो है किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लेती है। और जो असंघीय अपराध है, असंघीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस को राइट नहीं रहता है कि वो विदाउट वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। तो जिसमें पुलिस केवल वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है और जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, ये और भी दोनों कोई अन्य आधार। तो ध्यान से समझिएगा, संघीय अपराध नहीं है। तो संघीय अपराध नहीं है वो कैसा अपराध है? वो संघीय अपराध है। देखो नहीं और हाँ पर ध्यान रखना, अगर इसी चीज को हम यहाँ से नहीं को हटा दें, संघीय अपराध है वो अपराध है जिसमें पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकेगी, और संघीय अपराध नहीं है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, जिसमें पुलिस से वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकेगी। तो ऐसे मामले जो संघीय अपराध नहीं है, तो कौन से? वो असंघीय मामले हैं। ठीक है, वो कौन से मामले हैं? असंघीय मामले हैं। तो असंघीय मामले वो होते हैं जिन मामलों में पुलिस केवल वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है, और जिसमें पुलिस वारंट के बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी वो आपका संघीय अपराध है। अगर ये हटा दिया जाए है तो जहाँ पुलिस केवल बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, और संघीय अपराध नहीं है, तो वहां पर वो कैसा मामला है? वो संघीय मामला है। जांच किसके द्वारा की जाती है? इंक्वायरी जो की जाती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ न्यायालय ऑप्शन नहीं दिया गया है तो यहाँ केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है कि उस साक्ष्यों को एकत्रित करना जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने के संबंध में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके संबंध में एविडेंस कलेक्ट किया जाना। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर है। महानगर क्षेत्र की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए। अपराध क्या है? अपराध ये तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा जिसको दंडनीय बना दिया गया हो, या पशुपक्षार अधिनियम 1871 की धारा 20 में परिवाद के रूप में संभव हो, और भी दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी जो है।
पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट 173 के 2 के अंतर्गत जो दी गई रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है चार्जशीट, ठीक है। चार्जशीट यानी कि वो आरोप पत्र जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से न्यायालय को भेज दिया जाता है, ये पुलिस रिपोर्ट होती है। उसके साथ में अन्य सभी डॉक्यूमेंट, अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट भी लगाए जाते हैं जो कि मान लीजिए मेडिकल है, लोगों के जो बयान है, जो एविडेंस कलेक्ट किया गया वो है, अन्य कोई कपड़ा, कोई हथियार, जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी घटना में जो बरामद हुआ है या जो भी एविडेंस पुलिस को सही लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सही लगता है कि हाँ इसके साथ में आवश्यक है, तो वो उसको चार्जशीट के साथ में लगाकर उसको जो है न्यायालय को भेज दिया जाता है। वारंट मामला क्या होता है? वारंट मामला वो मामला होता है जो कि 2 वर्ष से अधिक के 2 वर्ष से ज्यादा के कारावास से दंडनीय होता है, ठीक है। 2 वर्ष से ज्यादा के कारावास से दंडनीय होता है, वो वारंट मामला होता है। 2 वर्ष से कम के मामले समन मामले कहलाते हैं। प्रवाद हो सकता है। प्रवाद क्या है? प्रवाद संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों मामले में हो सकता है, ठीक है। अब कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आप अपनी बात कहेंगे वो प्रवाद होती है। प्रवाद मौखिक भी हो सकता है, प्रवाद लिखित भी हो सकता है, ठीक है। प्रवाद मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, किसी ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है, किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। हमको पता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ अब कोई अपराध किया है, तो वो हमें पता है तो हम उसका नाम लेके करेंगे। हमें नहीं पता है किसने किया है तो हम उसको नाम को न बताते हुए सीधे सीधे कर देंगे हमारे साथ किसी कुछ, ठीक है, ऐसे अनजान व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध किया गया है। अब प्रवाद की परिभाषा, ये परिभाषा जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको देख लेना 2D में दी गई है। प्रवाद की परिभाषा, ठीक है, 2D में। दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवर्तित हुई थी? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो प्रवर्तन है और ये हुआ था 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तित हुई थी। 25 जनवरी 1973 को इसको जो राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। अब ये एक अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है, बिल्कुल ठीक है। जांच की प्रकृति न्याय का, बिल्कुल करेक्ट है। जांच जो है वो न्याय क्यों है? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या न्यायालय के द्वारा की जाती है। विचारण की भी प्रकृति न्याय का, ठीक है। विचारण की प्रकृति भी यूं न्याय है क्योंकि ये भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन है दंड न्यायालय का वर्ग नहीं है। दंड न्यायालय में हम सेक्शन 6 पे जाएंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने लोगों ने। सेक्शन 6 पे जाएंगे तो सेक्शन 6 पे जाके देखिएगा कि जो दंड लिखा हुआ है, दंड न्यायालय और विचारण न्यायालय, तो यहाँ में से दंड न्यायालय पूछा कि दंड न्यायालय का वर्ग नहीं, तो सेशन न्यायालय भी दंड न्यायालय का वर्ग है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी ये भी आपका दंड न्यायालय की श्रेणी में आता है। और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी दंड न्यायालय में आता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए महानगर अभी हम पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे आपको। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पहले जो महानगर बने हुए थे उनके अकॉर्डिंग है। सेशन खंड के लिए सेशन न्यायाधीश स्थापित करेगा। सेशन खंड के लिए सेशन न्यायाधीश किसके? हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जो भी भेजे जाते हैं सब हाईकोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष होता है, ठीक है। सेक्शन 11 में दिया गया है। चलिए तो आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास कल के लिए जैसा भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। बैच के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।